नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रियों की बड़ी बैठक होने वाली है और आज शाम 4 बजे होगी मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी बैठक और बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मानसून सत्र से पहले ही मंत्रियों की आज बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी और बैठक में संसद सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और इसके शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने वाली है और इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे और विपक्ष के संभावित मुद्दों से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक के अलावा संसदीय सत्र शुरू होने के एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और इसमें सरकार आपके विधायिकी कार्यक्रम की जानकारी देंगी और विपक्ष राष्ट्रीय और राजनीति मुद्दों को उठाने की रूपरेखा पेश कर सकता है। बता दें कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी है जो कि विधायक इन संसद सत्र में पेश किया जा सकता है और संसद सत्र में विपक्ष जो है वो यूजी पेपर लीक मामले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी दिए गए रक्षा मंत्री के बयान और अन्य कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी कांग्रेस की ओर से दिया गया है। बता दें कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और ऐसे में ये मानसून सत्र जो है वो बेहद ही खास होने वाला है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहेंगे और उससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है और इसमें कई एजेंडों पर बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि संसद के मानसून सत्र से पहले लगातार बैठकों का दौर चालू है और आज शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। संदीप जी। अनीता जी, जिस तरीके से मानसून सत्र का वक्त आ गया है और राजनीतिक दलों के बीच भी काफी गहमा गहमी शुरू हो गई है, बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान कई चीजों पर डिस्कशन हो सकता है या कई बहस हमें देखने को मिलेगी। एक तो जिस तरीके से राम मंदिर चोरी का मामला है, एक जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक जिस तरीके से अभी अमेरिका का होर्मुज पर जो मामला चल रहा है ईरान के साथ, इन चीजों पर सभी पर चर्चा हो सकती है कि हिंदुस्तान का क्या रुख रह सकता है। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ जाएगा या ईरान के साथ जाएगा या हमें न्यूट्रल रहने में फायदा है और महंगाई को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं और गैस और डीजल पेट्रोल की क्या व्यवस्था हो सकती है और जिस तरीके से डीजल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे जो लोगों को नुकसान हो रहा है, जो गाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे मुद्दे इस बार मानसून सत्र के दौरान उठाए जा सकते हैं। सब मिलाकर कह सकते हैं कि मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। संदीप जी। जी बिल्कुल अनीता जी, आप कह सकते हैं कि मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है और आपने देखा होगा कल ही अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाकर मीटिंग भी की थी और आज राजनाथ सिंह जी के घर पर मीटिंग होने वाली है। तो इन चीजों से ये भी पता चलता है कि राजनीतिक स्ट्रेटेजी अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है और अलग अलग तरीके से सरकार भी विपक्ष को किस तरीके से रोकना और घेरना है उनके लिए तैयार है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। अमेरिका ने होर्मुज में फिर से नाकेबंदी जो है वो शुरू कर दी है। होर्मुज में कार्गो जहाजों पर फिर लगी नाकेबंदी और होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर लगी है पाबंदी। होर्मुज ईरान के लिए बंद है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अलावा सभी के लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार गहराता ही जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की ओर आने जाने वाले जहाजों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लगा दी है और इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले भी शुरू किए हैं। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों पर 20% सुरक्षा शुल्क लगाने के ऐलान पर भी यू टर्न ले लिया है और अब ट्रंप ने कहा है कि यह शुल्क नहीं लगाया जाएगा और इसकी जगह खाड़ी देशों के अमेरिका में होने वाले निवेश को
सुरक्षा लगाने की भरपाई माना जाएगा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास बंदरगाह और सीरिया के आसपास कई जोरदार विस्फोट हुए हैं और ये अमेरिकी हमलों का लगातार चौथा दिन रहा। बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के अनुसार ये नाकेबंदी पहले अप्रैल से जून के बीच भी लागू की गई थी और अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। सेंटकॉम ने बताया है कि इस वक्त पश्चिमी एशिया में अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों सैन्य विमान तैनात है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं आया तो आने वाले उसके पुलों और बिजली संयंत्र जैसे अहम बुनियादी ढांचों पर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका इस समय पीछे हटता है तो ईरानी अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी करने में करीब 20 साल लगा देंगे। उन्होंने कहा कि इन लोगों से बातचीत करने का एकमात्र तरीका है ताकत, और असली ताकत सैन्य ताकत होती है। 2 दिन पहले ही हमारे बीच समझौता हो गया था, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में उसे तोड़ दिया। ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि ईरान पर हमला तब तक जारी रहेगा जब तक मैं खुद ये ना कह दूं कि अब काफी है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात जो है लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के आह्वान पर आज हजारों प्रदर्शनकारी कथित राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। रावलकोट समेत कई इलाकों से लगातार वीडियो सामने आने लगे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ रिपोर्ट में स्कूली बच्चों भी अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि JAAC ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार को अपनी मांग पर कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया था। प्रदर्शनकारी दावा कर रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद मुजफ्फराबाद मार्च का फैसला किया गया। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान में अलग होने की मांग भी उठाई जा सकती है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फराबाद और इसके आसपास यानी कि 17,500 से अधिक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग, कटीले तार और कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है ताकि भीड़ के बीच समन्वय को सीमित किया जा सके। और इसी बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है जिसमें POK और दुनिया भर में बसे कश्मीरी समुदाय के नेताओं, पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के लोगों को संबोधित किया गया। प्रदर्शनकारियों के मार्च को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरे क्षेत्र को किलेबंदी कर दी है और 17,500 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाले सभी प्रमुख राजमार्गों और रास्तों को बड़े बड़े बैरिकेडिंग, कटीले तारों और कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले रास्तों और उनके करीबी इलाकों में मोबाइल, इंटरनेट और साथ ही टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह से ठप करवा दी है और इसके बावजूद भी अवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य रास्ते पर धरना देकर पाकिस्तान की भूमि से जोड़ने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। बाजार और परिवहन पूरी तरह से ठप है। वहीं अमेरिका से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ट्रंप ने पहले भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। रूसी कच्चे तेल खरीदने पर पहले से प्रस्तावित 500% टैरिफ को अब कम कर दिया गया है। अमेरिका ने 500% टैरिफ को कम करके सिर्फ 100% कर दिया है, जो कि राहत भरी खबर है। अमेरिकी सांसदों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल का नया वर्जन भी पेश किया है। नए वर्जन में भारत और चीन जैसे देशों के लिए रूसी एनर्जी इंपोर्ट पर पहले प्रस्तावित 500% टैरिफ को कम कर दिया गया है। बता दें कि इस बिल को सबसे पहले दिव्यांग रिपब्लिकन सीनेटरी लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है और इस बिल का मकसद जो है वो रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने और टैरिफ के जरिए चीन और भारत पर दबाव डालना है ताकि वो रूस से तेल खरीदना कम करें। अमेरिका की प्रतिबंधों से मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और वो यूक्रेन सदन 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म कर देगा। युद्ध में अब तक 20 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं कीव को करीब 200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका के नए बिल में पश्चिम पर निर्भर नहीं रहने वाले रूस के टैंकरों को गुप्त बाड़े में प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिकी
यूक्रेन की अपनी यात्रा से एक दिन पहले ही ये ऐलान किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को आगे बढ़ाने के लिए डील कर लिया है और ये बिल 1 साल से पहले भी पेश किया गया था और इसके साथ ही अब जो है ये भारत के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ भारत के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर परेड ग्राउंड की अनुमति पर शुरू हुआ विवाद मंगलवार देर रात धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आधी रात परेड ग्राउंड पहुंचकर राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने कार्यक्रम का स्थान बदलने का भी फैसला किया है। राहुल गांधी अब छात्रों से परेड ग्राउंड की बजाय बन्नू स्कूल मैदान में संवाद करेंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम 17 जुलाई को ही आयोजित होगा। पार्टी का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा और कार्यक्रम में किसी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए वैकल्पिक मैदान चुना गया है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारियों के लिए टेंट और अन्य सामग्री लेकर पहुंचे ट्रकों को मैदान में प्रवेश नहीं मिलने के बाद से कांग्रेस नेताओं ने देर रात विरोध का फैसला लिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में मैदान के आसपास पहले से पुलिस बल तैनात थे और इसी के चलते कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है और इसके बाद से नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड में धरने पर बैठ गए और कार्यक्रम की अनुमति वापस लेने का विरोध किया। परेड ग्राउंड में 16 जुलाई को हरेला पर्व से जुड़ी सरकारी कार्यक्रम प्रस्तावित होने की बात कही जा रही है। ऐसे में प्रस्तावित स्तर पर इन्हीं कार्यक्रमों के कारण मैदान उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाइयों का भी हवाला दिया गया है। मैं प्रदेश की जनता को आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि इस प्रदेश की सरकार के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी इस प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचू कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जैसे जैसे उनकी हड़ताल लंबी होती जा रही है वैसे वैसे विपक्षी दलों का समर्थन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई प्रमुख नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनके आंदोलन और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसी विरोध प्रदर्शन का सीजेपी चीफ अभिजीत दीप के नेतृत्व कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी पहुंची और इस दौरान प्रिया सरोज ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। सपा सांसद प्रिया सरोज ने जंतर मंतर से कहा कि हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं और हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, संघर्ष करते रहना है। वहीं आंदोलन को समर्थन देने वालों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार ममता बनर्जी ने फोन पर सोनम वांगचू से बातचीत की है और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उन्होंने आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता भी व्यक्त की है। दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट
पोस्ट करके ममता बनर्जी का आभार भी जताया और कहा कि समर्थन आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक के साथ में अपनी बात रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा करते हुए वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने मानवता, पर्यावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार काम किया है। उनके इस संदेश को आंदोलन से जुड़े लोगों ने सकारात्मक समर्थन के रूप में देखा। कि मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। मैं आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होती ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है जो यहाँ नहीं आ पा रहे, वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूंगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर। अगर आप बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपकी यात्रा सूची में लाल किला भी शामिल है तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों के चलते ऐतिहासिक लाल किले में आम लोगों की एंट्री अस्थायी रूप से रोक दी गई है। एएसआई ने इस संबंध में अधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 1 महीने तक पर्यटक इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर का भ्रमण नहीं कर सकेंगे। एएसआई के आदेश के मुताबिक 15 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक लाल किले में आम पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और इस दौरान टिकट बुक करने या फिर मौके पर पहुंचने वाले किसी भी पर्यटक को परिसर में भीतर घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले बता दें आपको कि स्वतंत्रता दिवस पर देश का प्रमुख सरकारी कार्यक्रम हर साल लाल किले की प्राचीर से आयोजित होता है, जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। समारोह से पहले मंच पर तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा उपकरण स्थायी करते हैं और ऐसे में अभ्यास और अन्य व्यवस्थाओं के लिए पूरे परिषद को सुरक्षा बलों के नियंत्रण में दे दिया जाता है और इसी वजह से इस अवधि में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह समाप्त होने के बाद से लाल किले में आम लोगों की आवाजाही दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में यदि आप भी इस ऐतिहासिक धरोहर का भ्रमण करना चाहते हैं तो 15 अगस्त के बाद ही तारीख चुनना बेहतर विकल्प होगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर केवल लाल किला ही नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त रहेगी। कई जगहों पर बैरिकेडिंग, अतिरिक्त सुरक्षा जाँच और यातायात संबंधित अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। ऐसे में राजधानी आने जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले प्रशासन की ओर से जारी ताजा दिशा निर्देश को जानकारी जरूर ले लें। वहीं भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों देशों ने इस समझौते को लागू किया है और इससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन में अपना सामान बेचने में आसानी होगी, जबकि कई ब्रिटिश उत्पादन भी भारत से पहले मुकाबले में कम शुल्क पर आ सकेंगे। इस समझौते के तहत भारत के ज्यादातर सामानों को ब्रिटेन के बाजार में बिना आयात शुल्क के भेजा जा सकेगा। इससे भारतीय कंपनियों का खर्चा कम होगा और उनके लिए वहां पर कारोबार बढ़ाना आसान होगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा कपड़ा, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पादन, इंजीनियरिंग सामान और साथ ही रसायन और प्रोसेस्ड फूड जैसे सेक्टरों को मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समझौता भारतीय निर्यातों के लिए बड़ा मौका है और खास करके उन उद्योगों को फायदा होगा जहां पर भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में है। गारमेंट, टेक्सटाइल और लेदर, फुटवेयर, सी फूड और कई ऐसे उत्पादक हैं जिसमें बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सिर्फ टैक्स कम होने से काम नहीं चलेगा। कंपनियों को अच्छी क्वालिटी, सही सर्टिफिकेशन और साथ ही ब्रिटेन के नियमों का भी पालन करना होगा। ब्रिटेन हर साल दुनिया भर में बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, लेकिन उसमें भारत की हिस्सेदारी काफी कम है। ऐसे में भारतीय कंपनियों के पास अपना
कारोबार बढ़ाने का अच्छा मौका है। प्रोसेस्ड फूड ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत अभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आने वाले समय में इस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है और इस समझौते का फायदा सिर्फ सामान बेचने वाली कंपनियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि आईटी, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को भी इसका फायदा मिल सकता है। वहीं भारत इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच जो है वो बर्मिंघम में खेला गया और भारत ने 6 विकेट से ये मुकाबला जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अक्षर पटेल इस जीत के नायक रहे और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। उन्होंने 4 विकेट लिए और नबाद 57 रन की पारी खेली। इसके बाद से वाशिंगटन सुंदर ने भी नबाद 52 रन बनाए और छक्के लगाकर भारत को जीत दिलाई। इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत के 2 दिग्गज रोहित शर्मा 21 गेंद पर 11 रन बनाकर सैम करन का शिकार बने और विराट कोहली 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर जेफ्रो आर्च का सामने आउट हुए। इसके बाद से कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन बनाए और वहां पर रिटायर हेड का हो गया। ऐसे में उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 35 रन की पारी खेली। केएल राहुल ने 1 रन ही बना पाए हैं और जोश टंग को गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जसप्रीत बुमराह के आने से टीम इंडिया की गेंदबाजी में धार नजर आई। 80 पर इंग्लैंड को आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट गई थी। इंग्लैंड ने भारत के सामने 259 रनों के लक्ष्य रखे थे। इसके पीछे करते हुए टीम इंडिया को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली, हालांकि वो अपना शतक पूरा नहीं कर सके और उन्हें रिटायर हेड होकर मैदान से वापस लौटना पड़ा। विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले मैच में फ्लॉप रहे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम को तब संभाला जब भारत अपने 2 महान बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट सस्ते में गंवा चुका था। रोहित शर्मा 11 और विराट कोहली 5 रन बनाकर आउट हुए। गिल ने 75 गेंदों में 80 रन बनाए, इसमें से 1 छक्का और 11 चौके जड़े। हालांकि उन्हें परेशानी भी हुई। इसके साथ ही एक कारण ये भी रहा कि उन्होंने शतक पूरा नहीं किया। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 4 ही ओवर डाले, लेकिन इसमें सिर्फ 13 रन दिए और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सुंदर ने अर्धशतक पारी खेली। उन्होंने 1 छक्का 4 चौके की मदद से 63 गेंदों में नवाब 52 रन बनाए। बुमराह की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों में धार नजर आई। उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। हालांकि उनके नाम 1 ही विकेट रहा, लेकिन वो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का भी जसप्रीत बुमराह ने 9 ओवर में मात्र 31 रन दिए हैं और ब्रूक को 1 के स्कोर पर चला दिए हैं और ब्रूक ने भारत के खिलाफ T20 में शानदार पारियां खेली। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल स्पेन के नाम रहा। बता दें कि किलियन जैसी स्टार खिलाड़ियों से सजी फ्रांस की टीम को स्पेन ने हर विभाग में पीछे छोड़ते हुए 2-0 से मात दी और 2010 के बाद से पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। मैच का स्कोर शीट भले ही लामिन यामल के नाम गोल दर्ज नहीं कर सका, लेकिन स्पेन की जीत की कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। अपने 19वें जन्मदिन के एक दिन बाद मैदान पर उतरे यामल ने फ्रांस की अनुभवी डिफेंस को लगातार परेशान किया और दूसरे हाफ में उन्होंने गेंद को जिस साझेदारी से आगे बढ़ाया। फ्रांस इस मुकाबले में लगातार तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरा था और फीफा की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम और उनके कप्तान इतिहास रचने से सिर्फ 1 जीत दूर थे, लेकिन स्पेन ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया और अब फ्रांस को फाइनल की जगह तीसरे स्थान के मुकाबले से संतोष करना होगा। स्पेन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हाल ही के सालों में बड़े मुकाबले में फ्रांस पर उनका दबाव लगातार कायम है। यूरो 2024 के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराया था और इसके बाद से 2025 में नेशन लीग के सेमीफाइनल में 5-4 की रोमांचक जीत दर्ज की थी और अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भी स्पेन ने फ्रांस को हराकर लगातार तीसरी बड़ी नॉकआउट जीत हासिल की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।